Assalamu alaikum. Welcome to our another lecture of ongoing online distance learning classes. The topic that we are going to start today is the design of weldments, जो कि हमारे पास इस वीक में वीक नंबर 6 में और वीक नंबर 7 तक ये कैरी ऑन करेगा. सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपके पास वेल्डमेंट्स क्या हैं. सो वेल्डमेंट्स बेसिकली मीन द वेल्डिंग असेंबलीज. वेल्डमेंट्स आप हर जगह देखते हैं. आप घरों की ग्रिल से आप स्टार्ट करें और आपके पास जो भी एवरीडे मशीन कंपोनेंट्स आप देख लें, सो हर एक पॉइंट पे जो है कहीं ना कहीं वेल्डिंग ज़रूर अप्लाई हो रही है, वेल्डमेंट्स को यूटिलाइज़ किया जा रहा है. बिफोर वी फर्दर मूव इनटू वेल्डमेंट्स, सबसे पहले जो है हम चाहेंगे कि हम वेल्डिंग को डिस्कस कर लें. वेल्डिंग इज़ एन ऑपरेशन वेयर बाय टू और मोर पार्ट्स आर यूनाइटेड बाय मींस ऑफ हीट और प्रेशर और बोथ. ये जो है आपके पास अप्लाई हो सकते हैं. जो सबसे मेन है या सबसे कॉमन जो है डैट इज़ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. आर्क वेल्डिंग जो है फॉर मेटल रिक्वायर लोकलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ सफिशिएंट हीट टू मेल्ट द बेस मटेरियल while adding compatible filler material to join the two parts. आपने जब भी लेट से दो मेटल्स को आपने ज्वाइन करना है, सो उसके लिए आप लोकलाइज्ड पॉइंट पे आप कह लें कि वो सफिशिएंट हीट जनरेट करते हैं जिससे जो हमारे पास बेस मटेरियल लेट से वो मेल्टअप हो रहा था और उसकी जगह ले लेता है एक फिलर मटेरियल, ताकि जो दो पार्ट्स जिनको आप मिलाना चाह रहे हैं उनको इन कॉन्टैक्ट रखें. जो भी गुड वेल्ड होगा that requires the fusion of the metal on both sides of the joint with added weld metal. और ये जो फ्यूजन है या फिर आप कह लें कि जो एक आपके पास वेल्डेड मटेरियल लेट से वो जेल इन हो सके, आपके पास दो मेटल सर्फेसिस के दरमियान एक हायर स्ट्रेंथ बेसिकली आपको अचीव हो सके, उसके लिए ज़रूरी ये है कि एटॉमिक क्लीनलीनेस हो, यानी कि जो आप मेटल फिलअप कर रहे हैं वो स्मूथली, उसमें कोई इस तरह के कह लें कि डिब्री वगैरह या इस तरह की इम्प्योरिटीज़ ना हो, जिसकी वजह से हम फ्लक्स यूज़ करते हैं. हमारे पास होता है क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन भी मौजूद है एयर के अंदर, ठीक है. सो उसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि अगर लेट से फ्लक्स नहीं होगा और आपने जिस तरह मटेरियल को मेटल को हीट अप करके आपने फिलर मटेरियल से फिलअप किया, सो अपॉन सॉलिडिफाइंग क्या होता है कि अगर नाइट्रोजन रह जाए तो वो बबल्स की फॉर्म में अंदर ट्रैप हो जाती है, और जब वो कह लें कि जब कूल डाउन होता है, यानी कि मोल्टन मेटल में बबल की फॉर्म में आ गई, जब वो कूल डाउन होगा सो वो क्या करेगा कि पोरोसिटी आपके जनरेट हो जाएंगे, वेल्ड के अंदर सुराख आ जाएंगे, जिसकी वजह से वेल्ड की जो कह लें कि जो स्ट्रेंथ है वो नहीं रहती वो, ठीक है. और दूसरा जो एक कह लें कि एक इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर जिसकी वजह से हम फ्लक्स यूज़ करते हैं वो है ऑक्सीडेशन का फिनोमेना कर होता है. सो इस वजह से जो है फ्लक्स यूज़ किया जाता है ताकि हम एक एटॉमिक लेवल पे एटॉमिक क्लीनलीनेस ला सकें और एक गुड फ्यूजन हमारे पास हो ऑफ द वेल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जॉइंट. ओके, सो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो कि हीट अफेक्टेड जोन्स का है. आप यूँ समझ लें, बल्कि चलें इसको हम स्लाइड को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. A good weld also requires that the molten mass penetrate into the parent material, making the final weld metal a combination of the filler material and the parent material. Heat affected zones are developed that might be weaker or stronger than the parent material. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ जो कि यहाँ डिस्कस की गई है वो यह है कि आपके पास गुड वेल्ड रिक्वायर्स कि आपके पास जो मोल्टन मैस है वो हमारे पास पेरेंट मेटल के जो है उसके गिर जो है वो कह लें कि उससे एडअप हो जाता है कि आपके पास जो फाइनल कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट है डैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिलर मटेरियल एंड द पेरेंट मटेरियल. उसकी वजह यह है कि अक्सर ऐसे भी होता है, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि अगर हमारे पास विड्थ जो है वो वेल्ड की अगर वो ना हो, यानी कि फ्यूजन एरिया प्रॉपर ना हो, तो आपके पास वेल्ड अलहदा एक्ट कर रहा होगा और आपके पास जो मेटल पीस है वो अलहदा एक्ट कर रहा होगा. सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके पास वेल्ड का जो पूरी बीड है वो अलहदा से ही वेल्ड से अलहदा हो जाएगी. सो ये भी हम देखेंगे. सो इस वजह से जो है कह लें कि गुड वेल्ड की रिक्वायरमेंट है कि वो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में अलहदा अलहदा. जहाँ तक बात है हीट अफेक्टेड जोन्स के बारे में, हीट अफेक्टेड जोन बेसिकली कह लें कि ऐसे होता है कि जब हम एक हीट अप्लाई कर रहे हैं और आपने लेट से लोकलाइज लेवल पे जिस वेल्ड जो है यानी कि जो बेस मटेरियल है वो मेल्ट होता है, यहाँ मेल्ट नहीं होगा. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट या कह लें स्लाइट एरिया विच इज़ अनमेल्टेड बट हैज़ अंडरगॉन अ ड्रास्टिक चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज़. यानी कि कह लें कि लोकलाइज लेवल पे मेल्ट नहीं हुआ, बट क्या होगा कि इसकी लेट से यहाँ
यील्डिंग जो है जो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह, यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह वो चेंज हो जाएंगी। सो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें और जो वहाँ हीट इफेक्टेड जोन्स क्रिएट होते हैं, सो देयर यील्ड स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 50%। लेट से अगर एक मटेरियल है एल्यूमिनियम का और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है लेट से 48 kpsi, सो वो रिड्यूस होकर 24 पे आ जाएगी। सो हीट इफेक्टेड जोन जो है वो हमारे पास जो पेरेंट मटेरियल उसको वीकर भी कर सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में वीकर ही करते हैं, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है स्ट्रेन हार्डनिंग वगैरह इस तरह का कोई फिनोमेना करो और पेरेंट मटेरियल से वो ज़्यादा बेहतर जो अपनी प्रॉपर्टीज़ गेन कर ले। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट ज़्यादातर जो हमें ये रियल लाइफ में कह लें कि जो हमें देखने को मिलता है वो ज़्यादातर केसेस में डैट इज़ द वी कि वो हमारे पास वीकर ही होता है। ओके, उसके बाद रीइंफोर्समेंट पे आ जाते हैं। रीइंफोर्समेंट इज अमाउंट ऑफ वेल्ड मटेरियल दैट प्रोड्यूस अबव द सरफेस ऑफ द बेस मटेरियल। सो अगर आप यहाँ देख सकें कि हमारे पास जो मेटल था, जो कह लें जो बेस मटेरियल था, उसकी सरफेस है यहाँ तक, जबकि इसके ऊपर भी एक वेल्ड का ये पार्ट आ रहा है। सो डैट इज़ द रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जो है डैट इज़ कह लें कि डैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू कंट्रीब्यूट इन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड रिगार्डलेस ऑफ द लोडिंग। कोई भी लोडिंग हो ये इसके ऊपर नहीं करेगा, बट दिस डज मेक श्योर कि आपके पास फ्यूजन एरिया प्रॉपर डेवलप हो जाए। जो हमारे पास स्ट्रेस के एरिया जो डिटरमिन कर होगा, कह लें जो की पैरामीटर होगा वो थ्रोट एरिया होगा, और इस केस में ये जो लेंथ है, कह लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ब्लैक डॉट में कह लें दो पैरेलल लाइंस हैं हॉरिजॉन्टली, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है डैट इज़ द थ्रोट लेंथ, और ये जो है डिटरमिन कर रहा होगा। इनफैक्ट यहाँ ये थ्रोट यहाँ मेंशन भी हुआ है। ओके, सो उसके बाद टोज़ हैं जी। toes are the interface between the weld metal and the base metal on the weld face. So बिल्कुल यानी कि कह लें कि इस पॉइंट पे आपके पास वेल्डिंग मटेरियल और जो हमारे पास बेस मेटल था उसके दरमियान कह लें जो कांटेक्ट वो पॉइंट है दैट इज़ द टो। इसी तरह रूट है। रूट ऑफ अ जॉइंट इज़ द पोर्शन ऑफ द जॉइंट वेयर द मेटल आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। रूट ओपनिंग है यहाँ, रूट ओपनिंग or the spaces and opening provided between edges of the metals parts to be welded। यानी कि कह लें आपके पास दो मेटल है उनके दरमियान अपने थोड़ा सा गैप रखते हैं, सो कुछ पार्ट जो है वो वहाँ से कह लें कि परफोरेशन के थ्रू होता हुआ उसकी बैक साइड पे भी जाके डिपॉजिट हो जाएगा। कह लें कि वो एरिया या वो जो पार्ट है दैट इज़ द रूट ओपनिंग। अच्छा, अब हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास कह लें कि शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग है, या फिर कह लें स्टिक वेल्डिंग भी इसको कहते हैं। इट सिंपली यूजेस डिस्क्रीट लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स दैट आर कोटेड विद फ्लक्स ऑन द आउटसाइड आर्क एज द आर्क मेल्ट्स द इलेक्ट्रोड liquefied flux flows onto the pool to cover it and protect it from the air contact। सिंपली आपके पास जो है आप जब प्रेस करते हैं कह लें कि इलेक्ट्रोड को, सो लोकलाइज लेवल पे जो है लाजमत है वो मेल्ट होना है मेटल ने, और आपके पास जो फिलर मटेरियल उसने डिपॉजिट होना है, और जो फ्लक्स है वो उसको कवर अप कर देता है पूल को ताकि एयर कांटेक्ट में ना आ सके। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि फ्लक्स क्यों यूज़ होता है। सो आई थिंक दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ से भी आपको ये नज़र आ रहा होगा ये किस तरह जो है हमारे पास ये काम कर रहा है। इसी तरह जो है हमारे पास फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग भी होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि बजाय इसके कि हमारे पास फील्ड वो हमारे पास इलेक्ट्रोड हों, यहाँ हमारे पास हॉलो इलेक्ट्रोड होते हैं विच आर कवर्ड इन, या फिर कह लें भरे हुए फ्लक्स से भरे हुए ये होते हैं, और इसके साइड्स पे जो है ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड वायर्स हैं जो कि पास ऑन हो रही होती हैं। इसका कह लें कि एक तरह से एडवांटेज ये है कि आप जो फीड रेट है आपके पास जो वायर का वो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने किस किस्म का वेल्ड जो है आपने करना है। सो उसकी वजह से दिस वुड बी अ कंटिन्यूस एंड मोर एफिशिएंट प्रोसेस। सो दैट इज़ अनदर टाइप। इसके अलावा हमारे पास गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जो है उसको MIG या मिग वेल्डिंग भी कहते हैं, यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। It simply uses a wire electrode with no flux. An inert gas normally argon वगैरह होती है, ठीक है, is directed into the weld to displace the air. This makes the cleaner weld because the absence of slag. Basically कह लें कि वो एक जो एरिया है वो सारा स्मोक कह लें या वो एरिया जो है पूरा वो कवर कर लेता है। आपके पास इनर्ट गैस ठीक है आर्गन होगी लेट से वो कवर अप कर लेता है, तो सिंपली जो है आपके पास वो लोकलाइज लेवल पे मेल्टिंग होती जाएगी, और साथ साथ जो आपके पास फिलर मटेरियल है वो कह लें कि उसको साथ साथ जो है वो फिलअप करता जा रहा होगा। एक पूल बन रहा है, पूल के अंदर जो है वो
उसे ऐड वो मिक्सअप होता जा रहा है। सो दैट इज़ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसके अलावा जो है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी है और इसको हेली आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। हेली आर्क वेल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास जो इनर्ट गैस यूज़ हो रही है वो हीलियम है। सो दिस यूजेज अ नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन वायर इलेक्ट्रोड, ठीक है, सेपरेट मेटल फिलर रॉड और वायर इज फेड इनटू द मोल्टन पूल। इनके अलहदा से आप जो है फिलर मटेरियल, जिस तरह हम ऑक्सीएसिटाइलिन हमारे पास जो वेल्डिंग होती है गैस वेल्डिंग होती है सिंपल, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ अकर हो रही होती है। इनर्ट गैस सच एज आर्गन इज डायरेक्टेड ऑन टू द वेल्ड टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। आर्गन यहाँ टंगस्टन में भी यूज़ होती है और अगर इसको हेली आर्क वेल्डिंग कहेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास हीलियम यूज़ हो रही है। उसके अलावा हमारे पास सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। It uses powered flux that is applied in such a quantity to bury or submerge the entire weld in a blanket so that the arc cannot be seen. So basically ये क्या हमारे पास कह रहा है कि completely उसको कह लें कि फ्लक्स जो है वो एरिया को कवर अप कर ले, जिस तरह इनर्ट गैस को कवर अप कर सबमर्ज कर रहा था उसे, बेसिकली यहाँ आपके पास वो फ्लक्स वो काम कर रहा है, एक ब्लैंकेट एक लेयर फॉर्म कर देता है और उसके अंदर जो है आपके पास वो मटेरियल जो है वो मेल्टअप भी हो रहा है और वो फिलर मटेरियल फ्लक्स जो है वो सॉरी नॉट फ्लक्स द जो आपके पास फिलर मटेरियल वो भी फिलअप कर रहा है और वेल्ड भी आपके पास हो रहा है। सो ये हमारे पास जो है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, ठीक है। यहाँ आप शायद उस तरह हमें टिंटेड ग्लास आई प्रोटेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, अगर अनटिंटेड आई प्रोटेक्शन भी कर लें तो ऑपरेटर इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। आई होप कि आप लोगों ने जो लैब है उसमें रेलेवेंट लैब उसमें आपने ये देखी भी होगी की भी होगी। सिंपली हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ मौजूद होते हैं। सो आप जब आप वर्क पीस आप उसमें कह लें कि जब लेके आते हैं, सो इलेक्ट्रोड्स पंच द metal sandwich at a high current is passed through fusing the two material together in a spot. So if the electrodes are moved along the parts with the current on, it will create a seam weld, यानी कि continuous एक line में वो weld बनेगा। A laser can be used to create the needed heat instead of electrodes. So कह लें electrodes की जगह कुछ cases में हो सकता है हम वो heat initial generate करने के लिए हम lasers भी use कर लें। सो ये बेसिकली हमारे पास कुछ जेनेरिक या कह लें बेसिक टाइप्स थी जिनको हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई शुड अ डिज़ाइनर बी कंसर्न विद द वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि अभी हमने ये तमाम वेल्डिंग के प्रोसेसेस डिस्कस किए, बट एज एन इंजीनियर आपको एज ए डिज़ाइन इंजीनियर क्या वजह है कि जो है आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वेल्डिंग आपने कहाँ यूज़ करनी है या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। मसलन जिस तरह शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, अब वो जो है आपके पास बर्न्स वगैरह भी क्रिएट करती है, आइज़ के लिए जो है नुकसानदेह है, पोरोसिटी के केसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, वो बहुत लिमिटेड मटेरियल्स के लिए यूज़ हो सकती है। इसी तरह टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग हमने यूज़, टिग वेल्डिंग हमने देखी, उसका बहुत लो है डिपोजिशन रेट, ठीक है। उसके बाद मिग हमने देखी, ठीक है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। उसका क्या था कि एक तो लो रेट है, हाई कॉस्ट है और ज़्यादातर कह लें कि मेंटेनेंस वर्क्स में यूज़ होती है, वेल्ड न्यू वेल्ड के ऊपर वो यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे पास रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, उसमें स्ट्रेंथ के इश्यूज़ हैं, ठीक है। और यहाँ एक हमने डिस्कस की है कौन सी इसकी, हाँ जी, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। ये जो फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग होती है इसमें जो सेंसिटिविटी है ऑफ द इलेक्ट्रोड वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, सो उसकी वजह से आपको जो है कहने के प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं जो हमारे पास सिंपल गैस वेल्डिंग है उनकी भी कुछ लिमिटेशन है, लेट से कह लें, या फिर जिस तरह हमारे पास यहाँ ये मिग वेल्डिंग है जो इनर्ट गैसेस वेल्डिंग है, ये इनकी लिमिटेशन ये है कि अगर आपके पास विंड बहुत ज़्यादा ब्लो करे, लेट से अगर 5 माइल्स पर आवर या अप टू 10 माइल्स पर आवर, यानी कि 5 माइल्स पर आवर बेसिकली कहा जाता है कि अगर इससे ज़्यादा वो लेट से आपके पास हवा चल रही है तो उस केस में वो वेल्डिंग नहीं हो रही होगी, वेल्डिंग नहीं कर सके क्योंकि एयर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रही होगी टुवर्ड्स द, यानी कि बजाय इसके कि वो हीट अप कर सके मेटल को। सो ये जो है इसमें कह लें कि ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग है, इसमें ये तमाम इश्यूज़ हैं। सो वाइल चूजिंग द टाइप ऑफ वेल्डिंग यू शुड बी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ हो रही है, किस इंडस्ट्री में आप इसे यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स।
सो सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ बट जॉइंट है, उसके बाद टी है, उसके बाद एज है, कॉर्नर जॉइंट्स हैं और लैप जॉइंट्स हैं। ओके, सो इसके बाद जो है हमारे पास टाइप ऑफ वेल्ड आ जाते हैं। टाइप ऑफ वेल्ड में देखें, सो अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम हमारे पास एक स्लॉट है, यानी कि सिंपली आपके पास एक स्लॉट थे और आपने फिलर मटेरियल से उसको फिलअप कर दिया। प्लग है कि आपके पास डिफरेंट होल्स है और आपने उनको फिलअप कर दिया। फिलेट जो है आपने सिंपली एक फिलेट आपने जनरेट कर दिया, यानी कि दोनों अल्टरनेटिव साइड्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास पीजेपी ग्रूव है, यानी कि पार्शियल जॉइंट पेनिट्रेशन है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वो जो फिलर मटेरियल है वो पार्शली उसने फिलअप किया, कंप्लीट पेनिट्रेशन नहीं है। इसी तरह सीजेपी है विच इज़ द कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन, कम्प्लीटली दो जो हमारे पास बॉडीज उनके दरमियान में सबमर्ज हुआ है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिलेट वेल्ड्स को। फिलेट वेल्ड्स आर डिफाइंड बाय देयर लेग डायमेंशन W विच इज़ दिस, ठीक है, ये चीज़। बट द वेल्ड स्ट्रेंथ इज़ लिमिटेड बाय द थ्रोट डायमेंशन। थ्रोट डायमेंशन इसमें बेसिकली आपके पास ये लेंथ होगी, ठीक है, ये जो हमारे पास ये वेल्ड जनरेट हो रहा है, दैट इज़ द थ्रोट। फिलेट वेल्ड्स आर टिपिकली 45 डिग्री बिटवीन टू ऑर्थोगोनल पार्ट्स बट कैन जॉइन पार्ट्स एट एनी एंगल। बेसिकली ये जो ट्राइंगल कह लेंगे फिलेट जब आप बनाते हैं, सो ये जो एंगल बना रहा होता है दैट इज़ 45 डिग्री, बट आपके पास किसी भी एंगल पे ये दो पीसेस को ये जॉइन कर सकता है। इफ़ द पीसेस आर जॉइंड आर ऑर्थोगोनल एंड द फिलेट एट 45 डिग्री देन द थ्रोट विड्थ इज 0.707 टाइम्स द लेंथ W। वो सिंपली इस तरह है, आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जो है आप इसको कंसिडर करें, ठीक है। अगर आप यहाँ से इस एंगल की ही आप बात कर लें, ठीक है। सो ये एंगल जो है आपके पास 45 डिग्री है, ठीक है, और tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो थ्रोट ओवर लेग tan 45 जो है सॉरी नॉट tan 45, ये सॉरी हमारे पास इस तरह ये एंगल 45 डिग्री है। इसी तरह जो ये एंगल है यहाँ ये भी 45 डिग्री है और ये थ्रोट लेंथ है बेसिकली। सो दिस बिकम्स द थ्रोट लेंथ, ये चीज़। सो अब ये 45 डिग्री है, ये आपके पास ये 90 डिग्री है और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अब आपने यूटिलाइज़ करनी है, ठीक है। सो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आप यूज़ करेंगे, आपके पास जो है जो कंपोनेंट हमारे पास होता है, ठीक है। साइन 45 भी हमारे पास 0.707 है, कॉस भी हमारे पास जो है 0.707 है। सो उसकी वजह से आपके पास ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा कि द थ्रोट विड्थ इज 0.707 टाइम्स द लेग विड्थ W। सो यहाँ से बेसिकली ये रिलेशन हमारे पास आएगा। और इसी तरह जो है जो फ्यूजन एरिया है हमने बात की, फ्यूजन एरिया जो है दैट इज़ लेंथ इनटू विड्थ दैट डिटरमिन्स वेदर द वेल्ड मटेरियल टीयर्स अवे फ्रॉम द बेस मटेरियल और नॉट। यानी कि जब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि देयर इज़ अ केस कि अगर आपके पास वो लेंथ विड्थ आपके पास प्रॉपर नहीं होगी, सो हो सकता है कि वो जो आपने वेल्ड किया वो हो सकता है पूरा पूरा वो वेल्ड ही एक तरह से अलहदा हो जाए। आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करें कि आपके पास ये जो हमने वेल्ड किया है और ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, तो क्या होगा कि आपके पास ये उखड़ के ये पूरा वेल्ड की वो पूरी बीड ही अलहदा से हो जाएगी। सो ये हमारे पास हो सकता है कि अगर हमारे पास फ्यूजन एरिया प्रॉपर ना हो। उसके बाद हमारे पास था स्लॉट और प्लग को हम सिंपल डिस्कस कर लेते हैं। दे आर सिंपल वेल्ड बिटवीन टू मेंबर्स, वन हैविंग अ होल एंड अदर हैविंग अ elongated ग्रूव एरिया welded together by means of a filler material which completely fits the material। बहुत सिंपल। उसके बाद जो है हमारे पास CJP ग्रूव्स हैं और PJP ग्रूव्स से हमारे पास रह गए हैं। CJP यानी कि हमारे पास कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन जो है ग्रूव्स। अच्छा, ग्रूव वेल्ड आर सुटेबल फॉर बट जॉइंट्स, आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट्स, एज जॉइंट्स, मटेरियल्स विद सफिशेंट थिकनेस। उनकी वहाँ आपके पास यूटिलाइज हो रहेंगे। CJP जो है that the weld would be statically loading in tension will be as strong as the thinner of the two materials joint। ठीक है, आप दो मटेरियल्स को जॉइन कर रहे हैं, जो भी इनमें से थिनर मटेरियल की जो है स्ट्रेंथ होगी उसके मुताबिक इसकी स्ट्रेंथ होगी। ओके, और जो हमारे पास पार्शियल जॉइंट पेनिट्रेशन दैट डिपेंड्स ऑन दी इट्स थ्रोट। जो भी आपके पास इस केस में थ्रोट डेवलप हो रहा होगा बेसिकली उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होगा। PJP welds are typically used on both sides of the thick section whereas CJP would be larger than necessary। यानी कि अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है
कि आपके पास यहाँ बॉटम पे आपके पास परफेक्टली मीट अप कर रहे हैं, या फिर कह लें कि यहाँ से आपके पास ये शीट मेटल था और यहाँ से उखड़ गया और आपने उस स्मॉल पार्ट को आपने वेल्ड अप कर दिया। सो बजाय इसके क्या वो कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन करें, आपने वो पार्शियल जॉइंट पेनिट्रेशन की और सिंपली आपने जो है कम फ्लक्स को यूज़ करते हुए आपने वेल्ड जो है वेल्डिंग अचीव कर ली। सो दैट इज़ पीजेपी एंड सीजेपी और इनके दरमियान डिफरेंस। सो सबसे पहले हम जे या फिर यू जॉइंट की बात कर लेते हैं। यानी कि सिंपल आपके पास ऐसे बनता है कि यहाँ जो फिलर मटेरियल होंगे, यहाँ जो बेस मेटल्स होंगे वो एंड पे इन कांटेक्ट आ रहे होंगे। जिस तरह आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी कांटेक्ट है, यहाँ भी कांटेक्ट है। सो इससे क्या होगा कि आपके पास जब हम फिलर मटेरियल से वेल्ड से इसको फिलर मटेरियल से फिलअप करेंगे, सो दिस विल प्रिवेंट द फिलर मटेरियल फ्रॉम गोइंग डाउन। बट लेट्स से ये इतना थिन होगा कि हमारे पास बिल्कुल जो कह लें कि जो पोर है वो समवट हमारा जो फिलर मटेरियल वो कवर करता जाएगा और अपनी वेल्डिंग स्ट्रेंथ वेल्डिंग वहाँ हमारे पास हो जाएगी, जो उसके दरमियान में जो जॉइंट हो गया, यानी कि कह लें कि पेनिट्रेट हमारे पास फिलर मटेरियल जो है वो कर जाएगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ वी ग्रूव है। वी ग्रूव के लिए आपको हो सकता है कि हमें एक गैप देना पड़े ताकि जो है वो पेनिट्रेशन सही तरह हो सके। अगर जो है लेट से अगर आप कोई मेटल का पीस रखते हैं या सिरेमिक का पीस रख दें तो हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली यानी कि उसके ऊपर रख दें तो लाजमी होता है वो उसको पेनिट्रेट नहीं करेगा। और जिस तरह हमने पहले रूट की बात की थी और हमने यहाँ डिस्कस किया था विच इज़ ये हमने रूट ओपनिंग की बात की थी। सो रूट ओपनिंग वहाँ डेवलप नहीं हो रही होगी। सो अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास इसी तरह सिंगल बेवल है और उसके बाद स्क्वायर एज है। सो ये हमारे पास ये भी दो टाइप्स हैं जो कि हमारे पास कह लें इस तरह के जॉइंट हमारे पास हो सकते हैं। जो सिंगल बेवल है उसमें भी आपके पास इसी तरह ही होगा। ओके, सो अब अभी हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि जो एक मेन पैरामीटर होगा हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में वो हमारे पास होगा इसका थ्रोट एरिया। सो थ्रोट एरिया सिंपली आपके पास आपके पास जो एरिया है स्ट्रेस का दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द थ्रोट डायमेंशन एंड द लेंथ। सो अगर आपने थ्रोट डायमेंशन अपने फाइंड आउट करनी है, थ्रोट डायमेंशन जो है उसको हमने देखा कि 0.707 टाइम्स था उसके विड्थ के। अच्छा, अब आपके पास कुछ ऐसा केस है कि आप लेंथ जो वेल्ड की लेंथ है वो कम कर देते हैं। सो उसकी वजह से इवेंचुअली होगा क्या कि आपको जो थ्रोट एरिया है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने लेट से लेंथ आपने रिड्यूस किया बाय हाफ तो आपको थ्रोट एरिया डबल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो तकरीबन 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर जो है लेट से हम इकोनॉमिकल वेल्डिंग की बात करें, सो इकोनॉमिकल वेल्डिंग इसी तरह पॉसिबल होगी कि आप उसकी लेंथ को आप इंक्रीज़ करें और उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसको कम से कम करें। सो इस तरह जो है आपके पास एक तो फ्यूजन एरिया भी डेवलप होगा और हमारे पास जो स्ट्रेंथ में चाहिए होगी वो भी अचीव हो जाएगी। ठीक है, सो ये इसके बाद जो है हम आ जाते हैं सिंपल वेल्ड सिंबल्स पे। यहाँ आप देख सकते हैं बेवल, वी, यू, जे, फिलेट वगैरह और तमाम इनकी जो है वो डिस्कशन यहाँ की गई। उसके बाद आ जाते हैं वेल्ड सिंबल पे। वेल्ड सिंबल बेसिकली आपके पास लेट से हमने किसी भी पार्ट को ज्वाइन करना है, ठीक है, आपके पास लेट से एक ये प्लेट है और आपके पास एक ये प्लेट है और आपने इसको मीटअप करना है, यहाँ आपने वेल्ड करना है। सो उसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे? सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज़ कॉल्ड द रेफरेंस लाइन। उसके बाद हम एक एरो बनाएंगे कि हमने ये वेल्ड करना कहाँ है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये जो फ्लैग यहाँ बना आ रहा है इसका मतलब है कि ये फील्ड वेल्ड है, यानी कि आउटसाइड ये ऑपरेशन हो रहा होगा। अगर कुछ इस किस्म का राउंड सिंबल है इसका मतलब है कि वेल्ड ऑल अराउंड, यानी कि हमारे पास अगर लेट से कुछ इस किस्म की क्यूब है और आपने ये एक पीस है और आपने इसके चारों तरफ जो है आपने कंप्लीट 360 डिग्री वेल्ड करना, सो ये सिंबल आप यूज़ करोगे। उसके बाद इस साइड पे आप जो है इसकी लेंथ वगैरह या इसकी पिच वगैरह आप मेंशन करोगे वो क्या होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ हमारे पास अब अगर देखें यहाँ आप स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि यहाँ आपने लेंथ दे दी, उसके बाद आप स्पेसिफाई करेंगे कि हमने क्या रखना है, यानी कि किस किस्म का वेल्ड करना है। यू है, जे है, सिंगल बेवल है, वी है, सो ऑन। सो वो आप यहाँ सिंबल बना देंगे, यानी कि अगर ये सिंगल फिलेट कुछ इस किस्म का है, यानी कि सिंगल फिलेट है या फिर सिंगल बेवल है, सो उसके लिए कह लें कि हम कुछ इस किस्म से ये सिंबल बनाएंगे। ठीक है,
और यहाँ जो है अब मैं इसके दे दूँगा एरिया डायमेंशन वगैरह स्पेसिफाई कर दूँगा कि क्या इसका जो है एरिया वगैरह यानी कि डेप्थ ऑफ फिलिंग वगैरह फॉर प्लग एंड स्लॉट वेल्ड जो कि आपको यहाँ मेंशन है वो हम यहाँ देंगे। सॉरी ये रूट ओपनिंग वगैरह डेप्थ ऑफ फिलिंग वगैरह ये चीज़ें हमारे पास यहाँ आ रही होंगी। अच्छा, अब अगर ये सिंबल यहाँ बन गया, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो वेल्ड होना था, यानी कि अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ये वेल्ड यहाँ नहीं होना बल्कि ये वेल्ड तो यहाँ होना है। मैंने एरो यहाँ बना दिया। अब अगर मैं इस एरो को मैं यहाँ बनाऊँगा, ठीक है, जिसको अब मैं यहाँ से ये हाईलाइट भी कर देता हूँ। अब मैं हाईलाइटेड बनाऊँगा तो इसका मतलब है कि वेल्ड हमने यहाँ करना है, ठीक है, जो कि यहाँ आपको मेंशन भी हो रहा होगा कि एरो साइड या अदर साइड, ठीक है। इसी के अलावा जो है जो सिंपल हमारे पास जो है यहाँ कह लें मुख्तलिफ़ किस्म की और भी एनालॉजीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं यहाँ कुछ और मेंशन करने के लिए। या उसके बाद जो है हम यहाँ एंड पे ये इसकी टेल बना देते हैं। टेल में आप यहाँ स्पेसिफिकेशंस दे सकते हैं, प्रोसेस वगैरह मेंशन कर सकते हैं कि किस किस्म की वेल्डिंग यूज़ होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और अगर जो है हमारे पास कह लें कि कोई रेफरेंस लाइन वगैरह ऐसा हम उस तरह यूज़ नहीं कर रहे, तो कुछ केसेस में हम जो है इसको कह लें कि टेल को हम ओमिट भी कर देते हैं, ठीक है। सो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास कुछ केसेस हैं और इनके हम टाइप ऑफ वेल्ड हम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ये सिंपल वेल्ड है। सो इस वेल्ड को अगर मैंने शो कराना हो डायग्राम में, सो कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि पहले मैंने एक ये आपके पास कह लें ब्लॉक बनाया जो कि मुझे नज़र आ रहा है, फिर एक लाजमत है कि ये ब्लॉक होगा और उसके बाद जो है मैं अब यहाँ हमारे पास वेल्ड होना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। सो मैं क्या करूँगा कि मैंने एरो बनाया, ठीक है, और ये मैंने यहाँ से लेट से मैंने एरो बना दिया और मैंने देखा कि ये तो सिंगल बेवल है। सो मैंने ये सिंबल भी बना दिया, ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट होनी यहाँ से। और यहाँ जो है मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपके पास ये 5/16 है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब होगा कि वेल्ड जो है आपके पास यहाँ होना है। अगर लेट से मैं अब इस साइड से बनाता, यानी कि मैं यहाँ करके बनाता, सो मैं इसको अब इस सिंबल को मैं यहाँ नीचे रखता, इसका मतलब था कि वेल्ड इसी साइड पे होना है। इसी तरह जी सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। अब सेकंड एग्जांपल में हमारे पास लेंथ ऑफ वेल्ड है जो कि हमारे पास 6 है। सो अगर हमने इसको ड्रॉ करना हो, सो इसके लिए भी बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले हम एक ये रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसको भी हम यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं समथिंग लाइक दैट। सो इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें, चले अगर हम इसको यहाँ से बना लेते हैं समथिंग लाइक दैट। सो इस केस में सिंगल बेवल है, सो हमारे पास ये सिंबल यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ अब हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास जो है 6 है, ठीक है। सॉरी, ये हमने थोड़ा सा यहाँ से उल्टा बना दिया, ये लाइन स्ट्रेट होनी थी और यहाँ से हम इसको यूज़ करते हैं। और so that would have been something like this actually, ठीक है। सो यहाँ जो है अब हमने ये 6 स्पेसिफाई कर दिया और हमने यहाँ स्पेसिफाई करना था ये 1/4 है। या फिर अगर हम इसको यहाँ से बनाते सो ये सिंपली आपके पास इस तरह होना था और यहाँ हमारे पास जो है ये स्ट्रेट लाइन बनी थी ऐसे, और यहाँ अब हमारे पास होना था 6 और यहाँ होना था 1/4 और ये हमारे पास ये यहाँ से भी ड्रॉ हो जानी थी। अच्छा, अब अगर ये हमारे पास सिंबल हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक यू जॉइंट हमारे पास बन रहा है, यानी कि आप समझें कि हमारे पास ये पार्ट है, इसको यू बना लेते हैं पहले। एक हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है, और एक हमारे पास पार्ट है कुछ ये जिसको मैं अब यहाँ एम्प्टी रहने दूंगा। यानी कि ये दो मेटल थे और हमने इसको यहाँ से यू शेप में फिलअप किया, जो कि यानी कि ये एंगल 60 डिग्री डेवलप हो रहा है और इसका जो कह लें कि जो इसकी डेप्थ थी डेट वाज 3/4, या फिर आप इसको यूँ मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है डेट इज़ 3/4, और हम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं कि ये जो एंगल है आपके पास यहाँ बन रहा होगा
दैट वुड बी 60 डिग्री। सो ये कुछ इस किस्म से है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे, जो कि हमारे पास यहाँ हमने डिस्कस किया। अब यहाँ आपके पास देख रहे हैं एक साइड पे आपके पास 1/8 है, एक 3/8 है, एक साइड पे आपके पास यहाँ 1/4 है। सो अच्छा, यहाँ एक दोबारा करेक्शन कर लेते हैं। ओके, सो ये कुछ इस तरह ही बनना था कि आपके पास यहाँ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होनी थी, दिस वन, और ये लाइन ऐसे बनती थी यहाँ भी। सो ये करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, और इसको हम अब वहाँ से ही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये लाइन, हमने ये लाइन बनाई, ठीक है, जो कि सेकंड मटेरियल को शो कर रहा है, और इसके लिए हमने ये सिंबल बनाया। और अब हम जो है इस सिंबल के बाद, चूँकि ये लेंथ कंप्लीट लेंथ है, सो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे बना दिया आपने, और यहाँ अब आप लिख देंगे कि 1/4 क्रॉस 3/8। सो ये मेथड होगा इसको शो करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट बचता है वो ये है, जहाँ हमारे पास 3 वेल्ड हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और एक सिंगल जो है उसकी लेंथ 2 है, और बिटवीन जो डिस्टेंस है वो आपके पास 4 का चल रहा है। सो इसको अगर हमने शो कराना है, सो उसके लिए सिंपल हम कह लें कि पहले ये पार्ट बनाएंगे, उसके बाद ये पार्ट, और लेट्स इसको चलिए यहाँ से बना लेते हैं। ये चीज़ आपके पास शो होगी सॉरी। उसके बाद सिंबल आ जाएगा, और हमने यहाँ सिंबल को ज़रा करेक्ट हम बना लेते हैं। इसके लिए ये लाइन स्ट्रेट होगी, और ये अब सही है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ मेंशन करेंगे कि आपके पास जो ये लेंथ है, ठीक है, वो तो 1/4 है, सो यहाँ सिंपली वो 1/4 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ अब हम ये मेंशन कर देंगे कि आपके पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारे पास जो लेंथ ऑफ वेल्ड है डैट इज़ 2, और डैश और साथ इसके 4 दे देंगे कि आपके पास जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है या पिच है डैट इज़ 4। ये बिल्कुल यहाँ देखें, यहाँ से भी मुनासिबत रखती है कि लेंथ ऑफ वेल्ड माई डैश और उसके बाद पी, यानी कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ वेल्ड्स। सो वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है वो आपके पास 4 है सिंपली फॉर वेल्ड्स, और आपके पास जो लेंथ ऑफ वेल्ड है वो 2 है। सो ये बेसिकली इस तरह बनते हैं। अगर आपने एग्जैक्टली इसको देखना है, ये यहाँ जो है हम दोबारा देख सकते हैं, बिल्कुल वही सिंबल जो हमने ये ड्रॉ किए हुए हैं, और इसको जो है हमने यूटिलाइज़ किया। ओके, सो उसके बाद जो है अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्डमेंट डिज़ाइन, ठीक है। अभी तक हमने बेसिक्स डिस्कस कर ली कि हमारे पास वेल्ड किस किस्म का होना चाहिए, टाइप ऑफ वेल्ड क्या है, और सारा कुछ है। अब हम एक्चुअल जो हमारा टॉपिक है हम ग्रेजुअली उसकी तरफ आएंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल कह लें कि ये 6-7 प्रिंसिपल्स हैं, ये हमने लेट्स से आप कल कहीं इंडस्ट्री में भी जाते हैं, सो ये आपने याद रखना। सबसे पहले फर्स्ट वन, we have to provide a path for applied forces to enter into the section of the weldment that lie parallel to the direction of the applied force। यानी कि आप फोर्स अप्लाई करें, आपने जो वेल्डमेंट कह लें या फिर जो भी मटेरियल को ज्वाइन करना है, आपने कुछ इस तरह से करना है कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहीं डेवलप ना हो पाए, बल्कि उसका जो मैक्सिमम एरिया उसके ऊपर वो फोर्स एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, ठीक है। जिस तरह अभी साथ हम सेकंड पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के साथ ये क्लियर होगा। Forces will follow the stiffest path to the ground, so it is better to have relatively uniform stiffness distribute reaction loads
इवनली इन द वेल्डमेंट। सो होगा क्या कि हमारे पास अगर तो लेट्स से ये जो फर्स्ट डिज़ाइन है आप यहाँ देख सकते हैं आई बीम है और हमने इसके जो सेकंड मटेरियल जो पिंक में है इसको ज्वाइन किया और इसको इस सरफेस के साथ ज्वाइन कर दिया, बट जो हमारे पास फोर्स थी वो हमारे पास इस फेस के साथ इस फेस के अलॉन्ग एक्ट कर रही थी। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास ये जो टुवर्ड्स द सेंटर है एक तरह से वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन बन गई और आपके यहाँ जो है मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही होगी, ये डिज़ायरेबल नहीं है। मगर इसी की जगह अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं कुछ इस तरह से करके, सो इस केस में आपके पास क्या हो रहा है कि एक तरह से यहाँ तो आपने फ्लैट वेल्ड कर दिया, मगर अगर आप ये पॉइंट देखो, ये इंस्टेंट जो कि यहाँ भी हाईलाइट किया, यहाँ तो आपके पास कुछ एरिया सा है जो कि ये दोनों जो मेटल्स हैं ये इन कांटेक्ट में है। सो इससे क्या होगा कि जब हमारे पास फोर्स अब यहाँ से जब लाजमत एक्ट कर रही होगी और नीचे को एक्ट कर रही है, सो क्या होगा कि यहाँ से कंप्लीट वो लेयर जो है वो कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उसके बाद आगे चल रही है। सो ये इस तरह का डिज़ाइन हमने देखना है, हमने ये जो है हमारे पास पुअर डिज़ाइन है, दैट इज़ द गुड डिज़ाइन। इसी तरह देयर आर नो सेकेंडरी मेंबर्स इन वेल्डमेंट्स, इट इज़ एसेंशियली वन पीस, ठीक है। बट हमारे पास जो वेल्ड्स हैं दैट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी weld carries the entire load directly and its failure causes the weldment to fail. Secondary welds just hold the part together and have low forces on them, ठीक है। सो मेन जो हमारे पास कह लें कि जो अगर आप एक दो बार वेल्ड कर देते हैं, सो जो प्राइमरी वेल्ड होगा, जो मेन वेल्ड होगा, वही बेसिकली आपके पास स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड कर रहा होगा और वही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फेलियर। और सेकेंडरी वेल्ड्स अगर आप करते हैं तो वो सिंपल एक तरह से आपको हेल्प आउट करेगा कि इन ऑर्डर टू होल्ड द पार्ट टुगेदर, या फिर कह लें कि जो फ्यूजन एरिया उसको इंक्रीज़ करने में आपको मदद दे सकते हैं और बहुत माइनर सी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही होंगी। जो वेल्ड्स हैं उनको आपने बेंडिंग में नहीं आपने रखना है पॉसिबल, ठीक है, यानी कि कोई बेंडिंग का केस है सो वहाँ आपने इसको यूज़ नहीं करना। फिर पॉसिबल डू नॉट अप्लाई टेंसाइल लोड अक्रॉस अ ट्रांसवर्स थिकनेस ऑफ द पेरेंट मटेरियल। जो आपके पास मटेरियल है उसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अलोंग हमने ये जो है लोड अप्लाई नहीं करना। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी आगे आ रहा है, ये पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 जहन में रखिएगा, पॉइंट नंबर 5 को हम आगे चल के डिस्कस भी करते हैं। वेयर सेक्शन साइज चेंजेस अक्रॉस अ जॉइंट, टेपर द मटेरियल अराउंड द जॉइंट टू इम्प्रूव फोर्स फ्लो एंड रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि अब हमारे पास लेट से कुछ इस किस्म का ये मटेरियल आपके पास था, ठीक है। सो यहाँ अब हमने क्या करना है कि अगर आपके पास लेट से यूँ रिडक्शन आ रही है तो बजाय इसके कि अब आप इसको यूँ ज्वाइन करें, आप यहाँ एक टेपर दे देंगे, यानी कि बेसिकली ये जो मेटल है या इसको आप यानी कि इस यहाँ से या कह लें कि इस सरफेस से आप हल्का सा टेपर देंगे और तब जो है इसके साथ ज्वाइन करेगा। इससे क्या होगा कि जो फोर्स फ्लो होगा वो हमारे पास एक तरह से बेहतर होगा। अच्छा, जो ये एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल में क्या था कि जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किए, जो हमने यहाँ डिस्कस किया उसके कम्प्लीटली ऑपोजिट ये एक तरह से केस बन जाता है। देखें, यहाँ हमने बात की कि जी लोड लग रहा है और आपके पास ये जो बॉडी है इसके अलोंग आप लगा दें, सो वो बेसिकली सिंपल टुवर्ड द सेंटर वो फोर्स जो है वो कर लेगी। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि आपके पास हॉलो रेक्टेंगुलर बॉडी है और आपने बिल्कुल वही उसी पॉइंट को देखते हुए आपने यहाँ वेल्ड कर दिया, मगर इससे हो क्या रहा है, इससे नुकसान आपके पास क्या हुआ कि फोर्सेस जो हैं वो आपके पास यहाँ इस थिनर पार्ट को इसके थ्रू फ्लो करते हुए आपके पास वो दोबारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन इधर बन गई, ठीक है, क्योंकि इसकी वो क्रॉस सेक्शन कह लें कि वो कुछ इस तरह से इसकी डेवलप हुई है। सो इस केस में अब आपके पास क्या होगा, आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा और आपको ये ऐसे नहीं चलेगा और आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सेकेंडरी मटेरियल है उसको बेसिकली आपको कुछ इस तरह से ज्वाइन करना पड़ेगा कि वो ये जो हॉलो मटेरियल है उसके वो यहाँ भी आ रहा हो, ठीक है, और यहाँ भी आ रहा हो। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि यू शेप में ये मटेरियल है और इसके साथ हमने इसको वेल्ड किया। सो इस केस में आपके पास इस तरह का डिज़ाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस वुड बी द गुड डिज़ाइन और दिस वुड बी द पुअर डिज़ाइन। सो इस चीज़ को भी हमने कंसिडरेशन में रखना है कि हर केस में उस सॉलिड आई बीम के केस की तरह आप नहीं कर सकते, आपको इसकी ज्योमेट्री को भी मद्देनज़र रखना होगा कि और फिर आप देखेंगे कि इस केस में वो गुड डिज़ाइन होगा या नहीं होगा। उसके बाद स्ट्रेसेस के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले अभी हमने रूल्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने बात की। हमने कहा कि जी वी टेंड टू अवॉइड लोडिंग इन बेंडिंग, ठीक है।
टिपिकली जो लोडिंग आपके पास होगी वो हमारे पास डायरेक्ट टेंशन होगी, कंप्रेशन होगी या फिर डायरेक्ट शेयर होगी। और अगर आपके पास सिंपली टेंशन है या कंप्रेशन है, उसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू पी ओवर ए, पी इज़ द अप्लाइड लोड। टॉ जो है या शेयर जो है दैट इज़ पी ओवर ए, एरिया ऑफ फॉर शेयर। और एरिया फॉर शेयर में हम आगे चल के देखेंगे कि थ्रोट डायमेंशन आ रही होगी। उसके बाद फॉर अ बट जॉइंट विद कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन वेल्ड इन टेंशन और कंप्रेशन, द वेल्ड थ्रोट एरिया इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉलर पार्ट जॉइंट। यानी कि अगर तो हमारे पास कंप्लीट जॉइंट पेनिट्रेशन है, सो जो स्मॉलर पार्ट होगा उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसके बराबर होगा आपका थ्रोट एरिया। अगर तो पार्शियल जॉइंट पेनिट्रेशन है वेल्ड और टेंशन और कंप्रेशन में है, सो जो हमारे पास जो एरिया होगा दैट इज थ्रोट डायमेंशन टाइम्स द लेंथ ऑफ द वेल्ड, यानी कि सिंपल थ्रोट एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे, सो दैट वुड बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद ये आपके जो है नॉलेज के लिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, हमारे पास जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको भी 4 नंबर्स के साथ शो किया जाता है, ठीक है। E60, 70, 80, 90, 110, ये बेसिकली जो हमारे पास वो फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली शोइंग द स्ट्रेंथ, या फिर आप कह लें जिसकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको शो कर रहा होता है, ठीक है। लेट से जैसे कि अगर हमारे पास जो है यहाँ मटेरियल है और इसका जो है E60 लिखा है, इसका मतलब इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ 60 kPSI, ठीक है। और अगर 70 है तो इसका मतलब है कि वो 70 है, उसी तरह 110 होगा। जो पहले 2 या 3 अगर तो ये अच्छा कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स भी होंगे जो होंगे लेट से E1107, E1111, ठीक है। सो उसमें जो 110 जो पहले 3 डिजिट्स हैं वो बेसिकली हमारे पास जो हैं कह लें कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो कर रहे होंगे, ठीक है। सो E60 जो है वो हमारे पास ऑब्सलीट हो चुका है, E60 उस तरह हम यूज़ नहीं करते, अब उसकी जगह हम E70 यूज़ करते हैं, ठीक है। सो पहले 2 डिजिट तो हो गए जी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके बाद जो बाकी जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे वो बेसिकली शो कर रहे होंगे कि हमारे पास कोटिंग किस किस्म की है, और आपके पास जो है यहाँ आप वेल्डिंग करंट आप कौन कौन से जो है यूज़ कर सकते हैं। लेट से हमारे पास यहाँ 15 है, सो लो हाइड्रोजन सोडियम कोटिंग यूज़ हो रही होगी, सिर्फ DC पॉजिटिव पे यूज़ होगा या इलेक्ट्रोड चार्ज पॉजिटिव होगा, और इस तरह कंप्लीट टेबल है। सो डायरेक्शन ऑफ लोडिंग को डिस्कस करने से पहले हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस की बात करेंगे। हमारे पास होता क्या है कि जब लेट से आप वेल्डिंग कर रहे हैं और आपने फिलर मटेरियल फिलअप किया और वो फिलर मटेरियल इनिशियली कह लें कि मेल्टेड अप होता है, सो कह लें कि जब वो मेटल जो है वो मेल्टेड अप होता है दैट एक्सपैंड्स अबाउट 6 टाइम मोर देन नॉर्मली इन नॉर्मल यील्डिंग, यानी कि आप एक रूम टेम्परेचर पे एक को एलोंगेशन करें और वो जो एलोंगेशन होगी अगर उसको आप 100 कहें, सो इन केस ऑफ मेल्टिंग वो एलोंगेशन आपके पास हो रही है अराउंड 600 टाइम्स। सो जब आपके पास जब श्रिंक होना है वो, ठीक है, यानी कि जब वो जो मोल्टन मेटल है वो श्रिंक अप होना है, सो लाजमी आता है देयर इज़ अ गारंटी कि इट इज़ गोइंग टू यील्ड इन टेंशन, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो सॉलिड मेटल है दोनों साइड पे, ठीक है, वो अब इसके साथ मूव तो नहीं कर सकता, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ देयर विल बी बैलेंसिंग कंप्रेसिव स्ट्रेसेस फॉर्म, ठीक है, जो कि बिल्कुल इसके साथ साथ वो होंगी, ठीक है, एडजेसेंट टू इट, जिसकी वजह से जो है वो इवेंचुअली आपके पास वो बैलेंस हो रहा होगा। जिस तरह आप ये जो फिगर्स आपके पास हैं आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट वन फिगर आप देखें, उसके बाद देखें कि टेंसाइल स्ट्रेस है और उसके साथ आपको दोनों साइड्स पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आपको नज़र आ रही हैं। सो ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आपके पास जो है जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। सो इस वजह से जो है जब भी आप देखेंगे हम ये बात करते हैं कि जो आपके पास फिलर मटेरियल होगा वो हमेशा हम उसे अंडर मैचिंग रखेंगे, यानी कि जो हमारे पास बेस मटेरियल होंगे उनकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा फिलर मटेरियल से ज़्यादा होगी, ठीक है, या फिर उसके बराबर हो सकती है। कभी हम इसको ओवर मैचिंग में नहीं लेके जाएंगे। ओवर मैचिंग में इस वजह से नहीं लेके जाएंगे कि अगर तो जब कॉन्ट्रैक्शन होनी है और आपके पास जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस है वो यील्ड होनी है, आपके पास तो जो वेल्ड है वहीं आपके पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सो वो आपके पास सेफ डिज़ाइन नहीं होगा।
सो इस वजह से जो है हम जो है कह लें कि अंडर मैचिंग जो है उसको हम प्रेफर करते हैं, और ओवर मैचिंग जो है वो रिकमेंड भी नहीं की जाती, और जनरली हम इसको यूज़ भी नहीं करते। अच्छा, उसके बाद जो है अब हमने रेजिडुअल स्ट्रेसेस का फिनोमेना भी हमने डिस्कस कर लिया। और अब अगर आप फर्स्ट पिक्चर देखें और आप सिर्फ ये केस अभी अज्यूम करें कि ये हमने वेल्ड कर दिया, अब इस पे रेजिडुअल स्ट्रेसेस आपके पास जनरेट हो गई हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा कि जो डायरेक्शन है ऑफ द अप्लाइड लोड, ठीक है, और जो वेल्ड का एक्सिस है, दे हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द फिलेट वेल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सो जो टेस्टिंग इसकी एक्सपेरिमेंटली की गई है, डैट शोज दैट फिलेट वेल्ड्स लोडेड ट्रांसफर्स, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर्स डायरेक्शन में अगर इसकी जो है लोडिंग आप कर रहे हैं, दिस विल हैव 50% ग्रेटर स्ट्रेंथ देन द सेम वेल्ड लोडेड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें और हमें यहाँ जो है जो पॉइंट नंबर 5 था जो हम पहले डिस्कस किए थे कि याद रखने के, यहाँ आपको क्या बताया गया था कि यू डू नॉट अप्लाई टेंसाइल लोड अक्रॉस अ ट्रांसवर्स थिकनेस ऑफ द पेरेंट मटेरियल, ठीक है, यानी कि क्रॉस ट्रांसवर्स आपने नहीं अप्लाई करनी, ठीक है। सो इसको, इस पॉइंट को थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा एट टाइम्स कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो सबसे पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूडनली लोडेड का क्या मतलब है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है आपके पास ये डायरेक्शन। सो कोई भी ऐसी लोडिंग जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं और वो इस एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो कह लें कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रही है, यानी कि लेट से आपके पास वो कुछ इस तरह से इंक्रीज़ यूँ डिक्रीज़ कर रही है, यानी कि ये ग्राफ। अब ये देखें, ये जो इंक्रीमेंट इसको लगा है, ये अलॉन्ग दिस एक्सिस आपके पास इंक्रीमेंट लगा है, ये आपके पास डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ लेट से ये डिक्रीज़ हो रही है, जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेस है और ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल रेजिडुअल स्ट्रेस। और इसी की बात की थी जब हम यहाँ पॉइंट नंबर 5 में बात करते हैं कि डू नॉट अप्लाई टेंसाइल लोड्स अक्रॉस अ ट्रांसवर्स थिकनेस। सो अब ये देखें कि आपने लोड जो है वो आपने अप्लाई किया है लॉन्गिट्यूडनली, बट दैट इज़ अक्रॉस द ट्रांसवर्स थिकनेस, यानी कि ये वाली थिकनेस, क्योंकि एरिया बहुत कम है, ठीक है। सो यहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ स्ट्रेस आपके पास ज़्यादा होगी, ठीक है, ओके। अब इसी तरह जो है अगर लेट से हम बात करते हैं कि अब आपके पास ट्रांसवर्स रेजिडुअल स्ट्रेस या ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस की क्या बात है कि आपके पास ये एक्सिस है जो कि हमारे पास कह लें ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। सो अब आपने क्या किया है कि हमने फोर्स हमने अप्लाई की है, ठीक है, और ये जो आपके पास फोर्सेस हैं, ठीक है, अब ये बेसिकली इंक्रीमेंट आपका कर रहा होगा इस एक्सिस के साथ साथ, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ इंक्रीमेंट इसका इस साइड पे आया और फिर जो है आपके पास ये यूँ डायरेक्शन आपके पास मूव करेगी, जिस तरह आपको देखो यार यहाँ से अब ये नज़र आ रहा है। अगर आप इसका मैक्सिमम पॉइंट देखें और मैं ये एक्सिस ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जो मैंने रेड में ड्रॉ किया, आप देख रहे हैं कि इस लाइन के अक्रॉस बेसिकली ये आपके पास जो लेंथ जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज़ की मैक्सिमम तक गई और फिर ग्रेजुअली रिड्यूस हुई और साइड पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आई हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड दैट दिस नाउ दिस सिचुएशन इट इज़ लोडेड ट्रांसवर्सली। सो हमारे पास क्या होता है कि जब आप कह लें कि लोडिंग आप इसकी करते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर लोडिंग ट्रांसवर्सली, ठीक है, द फिलेट वेल्ड बिटवीन द टू ऑर्थोगोनल पार्ट्स बीइंग एट 67.5 डिग्रीज वर्सेस 45 डिग्री व्हेन लोडेड लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। सो जब आप इसे कह लें कि आप इसे ट्रांसवर्सली जो है आप इसको लोडिंग इसकी करेंगे, सो जो एंगल बेसिकली फिलेट वेल्ड का अब इसके अक्रॉस वो एरिया का बन रहा होगा, डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 67.5 डिग्रीज कंपेयर टू जो हमारे पास कह लेंगे जब लॉन्गिट्यूडनली आप इसको लोडिंग करेंगे वहाँ 45 डिग्री है। सो इसका मतलब है कि 67.5 डिग्री प्लेन जो है डैट हैज़ 30% मोर शेयर एरिया। सो एरिया ज़्यादा, इसका मतलब है कि आपके पास सिंपली जो है स्ट्रेस आपके पास कम होगी। सो इस वजह से जो है पॉइंट नंबर 5 आई थिंक अब यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर डेवलप हो गई होगी। अच्छा, इसको आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक केस में आपके पास जो फेस आपके पास बन रहा है वो कुछ ये है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, बट अगर हम इसके ये देखें ये एंगल यहाँ भी रिडक्शन है। सो दूसरी लोडिंग के लिए आपके पास एरिया जो है वो यहाँ आ रहा होगा जो कि अब इसमें हिडन है। सो एंगल का डिफरेंस वहाँ से भी आ सकता है। दूसरा जो हमारे पास अब इस केस में जो कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड है, ठीक है, अब हालांकि यहाँ एरिया जो है उसका ज़्यादा है ट्रांसवर्स के केस में।
सो लॉन्गिट्यूडनल के केस में जो है वेल्ड है उसका एक एडवांटेज हमें ये होता है कि कह लें कि दैट अलाउज मोर डिफॉर्मेशन देन द यील्ड, ठीक है, बिकॉज इवन दो जो हमारे पास डक्टाइल है तो वेल्ड वॉल्यूम जो है वो हमारे पास खैर ये जो है दैट इज़ नॉट रीजन बट दैट इज़ अ फैक्ट बेसिकली कि आपके पास जो हमारे पास डिफॉर्मेशन की वो ज़्यादा अलाउ कर रहा होगा जब लॉन्गिट्यूडनली आपने लोड वो अप्लाई किया और उस केस में, बट वो मैटर नहीं करता क्योंकि हमारे पास वो जो रीजन है इन बिटवीन द डिफॉर्मेशन यानी इलास्टिकली जो एलोंगेशन हो रही है और रप्चर वो बहुत स्मॉल है क्योंकि एरिया बहुत कम है, वेल्ड वॉल्यूम बहुत कम है, सो वो एरिया बहुत कम है। सो बेसिकली आपके पास कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्टेंस आपको या सिग्निफिकेंट आपको कह लें कि डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। सो इस वजह से जो हम यहाँ कह लें कि डिज़ाइन करेंगे या हम जो वैल्यूज़ लेंगे वो हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यूज़ हम ले रहे होंगे और उसके मुताबिक हम इसको लेके चल रहे होंगे। इसीलिए जो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है दैट रिकमेंड्स दैट द शियर स्ट्रेसेस इन फिलेट या फिर पार्शियल जॉइंट पेनिट्रेशन जो है दैट शुड बी लिमिटेड टू 30% ऑफ इलेक्ट्रोड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि हम जो भी इलेक्ट्रोड जो आप मटेरियल यूज़ करने जा रहे हैं आपने ये मेक श्योर करना है ये जो भी आप सिंपली इलेक्ट्रोड यूज़ करने जा रहे हैं ये याद रखना है कि जो अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ है फॉर द वेल्ड वो उस इलेक्ट्रोड की जो जो शियर स्ट्रेस है दैट इज़ दैट 30% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आपके पास होगी वेल्ड की वो होगी। सो नॉर्मली जो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ मिलता है, ठीक है, जो नॉर्मली अगर आप यहाँ टेबल पे भी देखें एवरेज और मिनिमम देखें, सो हम कह सकते हैं जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है द नॉमिनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है जो नॉर्मली स्टेट किया जाता है दैट इज़ 2.5 इन द रेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड, ठीक है, और अगर जो है आपके पास यहाँ ट्रांसवर्स वेल्ड है सो उस केस में वो 4.62 या 3.48 टू 3.3 यानी कि वो उस केस में आपके पास चल रहा होता है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आप एक चीज़ ये देखें एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ कि ये जो आपको 0.30 की वैल्यू आ रही है, ठीक है, सो 0.30 को अगर मैं कह लें कि डिवाइड वगैरह रेसिप्रोकल भी लेता हूँ सो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास लेट से बन जाता है 3.3 लेट से, ठीक है, बट अभी हमने अगर हम यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखें तो वो हमारे पास 2.88, 2.67, 2.41, 2.21 हम कह सकते हैं कि ऑन एवरेज जो है वो आपके पास होगा 2.5 होगा। अब आप एक और कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ये तो था हमने वेल्डिंग के केस में हमने बात की, ठीक है, अगर हम एक्चुअल केस की बात करें सो जो आप फेलियर थ्योरीज में या पहले अगर आप इसको पढ़ते हैं सो बेसिकली जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ होती है डैट इज़ अराउंड 75 to 80%, ठीक है, ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका होता है। सो अगर मैं 3.3 का मैं 75% लूँ, ठीक है, सो वो मेरे पास वैल्यू जो है अराउंड 2.5 आएगी। सो वो बेसिकली इसको जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम बात कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड में जो है आपके पास वो अराउंड 2.5 तक का हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलेगा, सो वो उस चीज़ को जस्टिफाई करता है, ठीक है। सो ये बेसिकली कह लें कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड। साइड पे जो आपके पास टेबल है वहाँ आपको बेस मेटल थिकनेस गिवन है कि अगर इस रेंज में फॉल करे तो मिनिमम वेल्ड साइज़ आपने इतना रखना है, इंचेस में भी है, MM में भी है। हम आगे चल के जो है एग्जांपल सॉल्व करते हैं और एग्जांपल में फिर जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ हमें गिवन है कि जी टी सेक्शन है हमारे पास जिसमें हमें बता दिया गया कि जी 0.5 इंच उसकी थिकनेस है और 4 इंच जो है उसकी विड्थ है, ठीक है। हमारे पास जो टी का एक सेक्शन हमारे पास बन रहा है, ठीक है। हैज़ अ हॉट रोल्ड स्टील ऑन बोथ लेग्स एज शोन इन द फिगर टू बी फिलेट वेल्डेड ऑन बोथ साइड्स। डिटरमिन द रिक्वायर्ड वेल्ड थ्रोट साइज। The T is statically loaded in tension on the center web with P is equal to 16,800 pound. Will be applied at 1 inch dia hole. So हमारे पास हो क्या रहा है कि आपके पास एक जो है सिंपली एक बेस प्लेट है और इसके ऊपर आपके पास एक वेब है। वेब जो है बेसिकली आपके पास बेस प्लेट के साथ वो वेल्ड अप होने जा रहा है और हमें ये बता दिया गया कि जी फोर्स एक्ट कर रही है और फोर्स जो है तकरीबन एक्ट कर रही है अराउंड 16,800 पाउंड, ठीक है, जो कि एक बड़ा डाया है 1 इंच होल है उसके ऊपर वो बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रही है। और हमें ये बता दिया गया कि जी वो ये जो टी सेक्शन यानी कि कहें जो ये सेक्शन बन रहा है इसकी लेंथ जो है अराउंड 4 इंच है और जो थिकनेस है इसकी वो 0.5 इंच है। अगर हम इसको देखना चाहिए कुछ इस किस्म का ये बेसिकली आपके पास ये बनता है कि आपके पास ये बेस प्लेट है जिसमें ये 4 होल्स हैं,
जो कि हम यहाँ से अगर देखें तो आपके पास ये 4 होल्स हैं, और उसके बाद ये प्लेट है, ठीक है, जिसको हम वेब कह सकते हैं, ये प्लेट है या टी है, और यहाँ आपके पास करके जो है आपके पास लोड लग रहा है, ठीक है, विच इज़ 16,800 पाउंड्स। सो हमें क्या गिवन है, हमें ये बता दिया गया है कि जी ये जो लेंथ है, दिस कंप्लीट लेंथ दैट इज़ अराउंड 4 इंच, और हमें ये बता दिया गया है कि जो ये लेंथ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो इस पार्ट की लेंथ है या फिर ये लेंथ दिस वन दैट इज़ 0.5 इंच। सो ये डाटा हमें गिवन है, और इसको जो है हमने यूटिलाइज़ करना है, और हम इसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने इसका मिनिमम थ्रोट एरिया हमने फाइंड आउट करना है, थ्रोट डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है कि थ्रोट साइज़ क्या होना चाहिए कि वो स्ट्रेसेस को सस्टेन कर सके, और इसको यूज़ करते हुए इवेंचुअली हम फिर आगे इसका फ्यूजन एरिया भी फाइंड आउट करेंगे कि एटलीस्ट कितनी विड्थ होनी चाहिए कि जो है आपके पास इसको सिंपली जो है फ्यूजन एरिया यानी कि आपकी बीड जो है वो अलहदा ना हो। और ये हम डिस्कस करते हुए आते कि 0.707 का हमारे पास वो फार्मूला यूज़ हो रहा था, सिंपल ये देखें, ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास ये रिलेशन यूज़ हो रहा है, ठीक है, डैट वुड बी 90 डिग्री, ये आपके पास 45 डिग्री, ये आपके पास 45 डिग्री है, ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपने यूज़ करनी है, और हमारे पास जो है यहाँ से वो हम कन्वर्ट कर सकेंगे थिकनेस को और विड्थ को। सो अभी हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं जी, और वहाँ चल के इंशाल्लाह हम जो बाकी जो भी फिल अप कोई कन्फ्यूजन होगी सो इंशाल्लाह वहाँ दूर हो जाएगी। ओके, सो आपने यहाँ एक और चीज़ नोट करनी है, और वो आपके सामने जो है वेल्डिंग सिंबल, अगर आप देखें तो दोनों साइड पे जो है उसने सिंगल बेवल का सिंबल है, इसका मतलब है कि वो दोनों साइड पे वेल्ड हो रहा है। सो यहाँ से जो है हम ये न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और सबसे पहले जो है जो हमने फाइंड आउट करना वो लाजमत है, हमने सूटेबल इलेक्ट्रोड फाइंड आउट करना है। सो वहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ हम आ जाते हैं, ठीक है जी। सो सबसे पहले देखें जी, हमारे पास जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है ASTM 36। ASTM 36 यूज़ हो रहा है, सो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है आपके पास 36 है, और उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है 58 to 80। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि जी हम यानी कि नॉर्मल रहते हैं ना, से अगर 60 एज्यूम करते हैं तो बिल्कुल एक लिमिट पे है, 80 एज्यूम करते हैं तो दूसरे एंड पे, सो हम इन बिटवीन रहते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि जी हम जो है E70 जो है ना हम इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो क्लोजेस्ट स्टेज में मिड में बनता भी यही है। अच्छा, उसके बाद अलाइबल स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। सो हमने ये बात की थी कि जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है आपके पास इस इलेक्ट्रोड डेटा 70 kPSI। सो इसका मतलब है कि जो अलाइबल स्ट्रेंथ होगी, जो कि हमने रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था टी अलाइबल, वो हमारे पास था 0.3 इंटू EXX जो भी आपने यहाँ यूज़ किया। सो ये हमारे पास सिंपली 0.3 मल्टीप्लाई बाय 70, और ये हमारे पास बनता है तकरीबन 21 kPSI। अच्छा, जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है और हमारा जो मेन पर्पस भी था वो हमने फाइंड आउट करना था थ्रोट साइज़। सो सिंपली अब चूँकि ये हमारे पास अलाउएबल शेयर स्ट्रेंथ है, सो हमने सिंपली यहाँ से फाइंड आउट करना है थ्रोट एरिया। सो थ्रोट डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। वो फाइंड आउट करने के लिए लाजमत है हमारे पास एरिया नोन होना चाहिए। हमारे इस केस में हमारे पास फोर्स नोन है। सो हम यहाँ डिस्कस इसको ऐसे कर लेते हैं कि आपके पास जो टॉ अलाउएबल है दैट इज़ इक्वल टू P ओवर A, और A कौन सा होगा, एरिया फॉर शेयर। सो दैट इसका मतलब है कि आपके पास जो एरिया फॉर शेयर है दैट वुड बी इक्वल टू टॉ अलाउएबल यानी कि तकरीबन 21,000 PSI डिवाइडेड बाय लोड विच इज़ 16,800 LB। सो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, सॉरी ये उल्टा हमने कर दिया, ये डैट इज़ ऑल राइट नाउ 1 ओवर ये बेसिकली अब ये सही है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है जो एरिया है फॉर शेयर डैट वुड बी इक्वल टू अराउंड 0.8 स्क्वायर इंच हमारे पास बनेगा।
अच्छा देखें, जो हमारे पास एरिया, जो थ्रोट एरिया दैट इज़ द स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन अवेलेबल इन द वर्ल्ड। सो अगर तो हम सबसे स्मॉलेस्ट एरिया के ऊपर हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं, सो इसका मतलब है कि तमाम बाकी केसेस के लिए भी वो वैलिड होगी। ठीक है, अब हमने जो है एरिया फाइंड आउट कर लिया, अब हमने थिकनेस फाइंड आउट करनी है। सो कैसे फाइंड आउट हो सकता है, आप सिंपली ये देखें कि आपके पास ये थ्रोट लेंथ है, ठीक है, दिस वन थ्रोट जो डायमेंशन है, और इसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है वेल्ड की के डाट इज़ 4 इंच। ठीक है, कंप्लीट थ्रू आउट ये चल रहा है। सो हमारे पास, और ये एरिया भी आपने देखा है कि हमारे पास ये दो एरियाज़ यूज़ हो रहे हैं, एक ये एरिया है और एक ये एरिया। सो इसका मतलब है कि जो एरिया है फॉर द shear, यानी कि एरिया फॉर shear, that would be equal to 2 into length multiply by throat dimension। सो इसका मतलब है कि that would be 0.8। 2 इस वजह से आ रहा है क्योंकि दो एरियाज हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 इंच मल्टीप्लाई बाय t। इसका मतलब है कि हमारे पास जो थिकनेस है that would be 0.1 इंच। जब हमने यह फाइंड आउट कर लिया है, सो उसके बाद हमारे पास कह लें कि विड्थ फाइंड आउट करना बहुत इजी है। सिंपली हम कॉस यूज़ करेंगे, ठीक है, cos 45, क्योंकि एंगल फिलेट है ये, ठीक है, इसमें वो एंगल 45 होता है। सो डैट वुड बी इक्वल टू थ्रोट एरिया ओवर विड्थ, या फिर जो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो W है डैट वुड बी इक्वल टू T विच इज़ 0.1, और हमारे पास जो cos 45 है वो आपके पास आएगा 0.707। सो डैट वुड इवेंचुअली बी 0.141 इंच। सो यहाँ से हमारे पास जो थिकनेस भी आ गई है, हमारे पास विड्थ भी आ गई है। इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, आगे चलते हैं। सॉरी, विड्थ हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, इसको मैं एग्जैक्टली वही मूव करा देता हूँ। ये हमने विड्थ फाइंड आउट की थी और इसको ड्रैग कर दिया हमने इधर, और इसको हम ड्रैग कर देते हैं इधर। ठीक है, अब हमारे पास मसला ये है कि यहाँ कुछ स्टैंडर्ड वेल्ड साइजेस हमें गिवन है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे जो 3/1/8 है वो तो खैर बहुत छोटा है, जो 3/16 है वो 0.1875 बनता है, जबकि हमारे पास जो विड्थ यहाँ आ रही है, ठीक है, डेट इज़ 0.141। सो हम क्या करेंगे, जो विड्थ है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, और अब हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास जो विड्थ है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया है, और उसको अब हम विड्थ को जो है हम यहाँ अब 0.1875 इंच लेके चलेंगे, ताकि जो है हमारे पास जो मिनिमम वेल्ड साइज़ है हम उसको पूरा कर दें। दोबारा आप जहन में रखिएगा, जो थ्रोट एरिया है उसने हमें क्या वेरीफाई करके दिया कि जो आपके पास अलाउएबल स्ट्रेंथ थी, जो अलाउएबल शेयर स्ट्रेंथ थी, वो कितना एक एरिया होना चाहिए थ्रोट का, मिनिमम क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होना चाहिए कि जो है उसको बर्दाश्त कर सके। वो हमने थ्रोट डायमेंशन फाइंड आउट कर ली, थ्रोट एरिया फाइंड आउट किया, थ्रोट डायमेंशन फाइंड आउट किया, एरिया फॉर शेयर फाइंड आउट किया। अब हमने इसको मेक श्योर करना है कि वो कंप्लीट फ्यूजन भी रहे, यानी कि कहीं ये ना हो कि आपकी वो वेल्ड की पूरी बीड अलग हो जाए। सो उसके लिए हमने विड्थ फाइंड आउट की, और विड्थ को फिर हमने टेबल के साथ टैली किया और देखा कि जी हमारे जो टेबल में स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, AWS या अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ने जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी हैं उससे हमारी वैल्यू थोड़ी सी डिविएट कर रही थी। सो हमने जो नेक्स्ट हमारे पास और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था वो हमारे पास था कि हम इसको इंक्रीज़ कर दें 0.3/16 या फिर 0.1875 इंच पे। सो हमने इसको यहाँ इंक्रीज़ कर दिया। सो इस तरह जो है हमने अब विड्थ फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अब हमने लाजमी बात है इसके स्ट्रेसेस वगैरह हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेफ डिज़ाइन हम अब वेरीफाई करते हैं, ठीक है, फॉर द वेल्डमेंट्स। सो सबसे पहले जो है हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, ये पहले इमेज देख लें, और हम इमेज के साथ साथ हम यहाँ से इस फिगर को भी देख लेते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें, सो हमारे पास जो लोड लग रहा है वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि अगर आप इसको
इस फिगर से गौर से देखें जो कि हमने यहाँ मेंशन की हुई है, यहाँ दो एरियाज़ बांध रहे हैं, फोर्स लग रही है तो कह लें कि कुछ समवट इस डायरेक्शन में यूँ स्ट्रेट लग रही है, सॉरी ये लाइन स्ट्रेट नहीं बनी। सो इसका मतलब है कि आपके पास जो ये दोनों लेंथ हैं, इन दोनों के साथ यानी कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल पैरेलल बन रही है। सो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो दो पॉइंट्स हैं जो कि हमने यहाँ बी से डिनोट किए हैं, यहाँ हमारे पास शेयर लग रही होगी, क्योंकि शेयर स्ट्रेस जो है उसमें एरिया आपके फोर्स जो है वो एरिया के पैरेलल होती है। जबकि हमारे पास ये जो पार्ट है जो कि ए से डिफाइंड है, अब ए के ये एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर बन रहा है। सो इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास सिंपली नॉर्मल जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो होगी, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, अच्छा सो अगर अब हमने जो है सिंपली फाइंड आउट करना है जो हमारे पास एरिया बी है, ठीक है। चूँकि एक अच्छा इसमें दो चीज़ें होंगी। अच्छा हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है एक स्ट्रेंथ जो कि हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखें जो ये पार्ट हमने लेबल किए हैं, ठीक है। अब जो पार्ट ए है वहाँ टेंसाइल लोडिंग है, ठीक है। मगर दोनों केसेस में एरिया सेम है और हमें ये पता है वॉन माइसेस थ्योरी क्राइटेरिया जो हमारे पास था, ठीक है, कि आपके पास एक रिलेशन हमने वो फाइंड आउट किया था कि 0.5 टाइम्स जो है, यानी कि जो कह लें कि जो शेयर के केस में हमारे पास जो शेयर स्ट्रेंथ होगी डैट वुड बी 0.5 टाइम्स द यील्ड स्ट्रेंथ। सो अगर हम सिंपली शेयर को फाइंड आउट कर लेते हैं और वो हमारा वेरीफाई कर लेते तो यील्ड में वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। सो इस ही टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करते हैं और सबसे पहले जो है हम यहाँ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ हम सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हमारे पास शेयर क्या अप्लाई हो रही है इस रीजन में, ठीक है, जो हमारे पास हमने विड्थ लेग से वो हमने डिफाइन किया हुआ। सो उसके लिए सिंपल हम यहाँ से टॉ फाइंड आउट करते हैं, टॉ एक्स वाई। सो डैट वुड बी इक्वल टू पी ओवर, अब यहाँ एरिया ऑफ फ्यूजन आएगा, ठीक है, क्योंकि हम विड्थ लेग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जहाँ एरिया फॉर शेयर लिखा आएगा वहाँ हमेशा थ्रोट डायमेंशन आएगी, जहाँ एरिया ऑफ फ्यूजन है वहाँ हमेशा विड्थ आएगी। सो that would be equal to 16,800 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फ्यूजन में भी ये 2 आएगा क्योंकि हमारे पास ये दो डिफरेंट वो वेल्ड्स चल रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने वेल्ड सिंबल में देखा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो कि हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो कि हमारे पास 0.187 है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि 2L और W। सो ये सॉल्व करने पर टॉ एक्स वाई हमारे पास बनेगा 11,230 PSI। सो अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और अब हमने अगर यील्ड स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यानी कि यील्ड कह लें कि यील्ड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। सो उसके लिए सिंपल जो है अब हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि मटेरियल हमारे पास था ASTM A36, ठीक है, और इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है डैट इज़ 36। सो हमने क्या करना है 36 की PSI। सो सिंपली 36,000 मल्टीप्लाई बाय 0.577 जो कि आप वॉन माइसेस थ्योरी में हम वो कवर करके आए, जो कि कह लें कि शेयर स्ट्रेंथ जो है अगर हमने वो फाइंड आउट करनी है और वो रिलेशन जो हमारे पास था, ठीक है। सो ये हो गया मल्टीप्लाई और इसको हम डिवाइड कर देंगे सिंपली टॉ एक्स वाई जो कि हमने यहाँ फाइंड आउट किया है जो कि 11,230 है। सो ये हमारे पास बनेगा अराउंड 1.85। सो इसका मतलब है कि जी ये शेयर के अंदर जो है ये हमारे पास ये विड्थ ऑफ लेग एरिया ऑफ फ्यूजन बिल्कुल सही है। अब चूंकि ये यील्ड के बिल्कुल 0.577 है, ठीक है, 0.5 आई थिंक अर्लियर मैं बोल के गया, सो डैट इज़ 0.577। सो 0.577 टाइम्स है, सो इसका मतलब है कि डैट इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग टू हैव अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ सिंपल